NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल बैंक, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा, पोखरा। राष्ट्रको सान, किसान। Dimex UPVC, window and door system, made in Nepal. हामी नयाँ दिल्लीमा छौँ र नयाँ दिल्लीबाट हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बारेमा चर्चा र बहस गरिरहेका छौँ। यतिखेर प्रधानमन्त्री मध्य प्रदेशमा हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँको दिल्ली दौडाको आज तेस्रो दिन हो। भोलि उहाँ स्वदेश फर्कदै हुन्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण कति सफल रह्यो त? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँको बीचमा भएको संवाद, प्रचण्ड र मोदीको बीचमा भएको सहमति, सहकार्य र एकता साँच्चै अब नेपाल र भारतको लागि युनिक बनेको छ त? माइलस्टोन हो त र ब्रेक थ्रु हो त? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बीचमा प्रोफेसर डाक्टर ST मुनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ नि? ठीक छ नि? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ेगा, इस बारे में बता दीजिए। इस बार जो आपकी मीटिंग हुई है, विजिट हुई है, वो तो अच्छी है ना, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। हाइड्रो पावर के मामले में आगे बढ़ेगा, कनेक्टिविटी के मामले में आगे बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे की ट्रेनिंग के मामले में आगे बढ़ेगा, और आपस का विश्वास बढ़ा है तो बात अच्छी रहेगी आगे। प्रचंड का जो दिल्ली भ्रमण हुआ है, भारत भ्रमण हुआ है, इस लेकर नेपाल में भी एक बहस जारी है कि अभी जो एक सहमति हुआ उस सहमति कार्यान्वयन होगा। नेपाल भारत संबंध में तो बहुत वार्ता हुआ, बहुत किस्म की सहमति हुआ, लेकिन अभी तक तो कार्यान्वयन नहीं हुआ। अभी हुआ, आपको संभावना कैसे लग रहा है? क्रियान्वयन होना नहीं होना तो दोनों कंट्रीज पे डिपेंड करेगा ना ऋषि जी, एक पे कंट्री पे नहीं डिपेंड करेगा ना। और भारत तो हमेशा से ही हाइड्रो पावर को बढ़ाने में, मदद करने में आगे रहा है, चाहता है कि आपकी हाइड्रो पावर बढ़े, आपका व्यापार का घाटा कम हो, उसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ाई है। ये ऑयल की एक पाइपलाइन तो सीधी लगा दी है, दूसरी तीसरी लगाने को कह रहे हैं। ट्रेन के जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनको ठीक किया जा रहा है, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? कोई कारण नहीं है कि नहीं बढ़े, और कई बार नहीं बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी नेपाल की भी होती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नेपाल और भारत दोनों को काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा, एक तरफ से नहीं बढ़ेगा आगे। नेपाल भारत संबंध में समस्या का समाधान होना चाहिए दीर्घकालीन रूप में। सीमा विवाद का समाधान कैसे होगा, मुझे बता दीजिए डॉक्टर ST मुनि। का सीमा विवाद को बढ़ाया और उलझाया आपकी तरफ के लोगों ने है। पहली बात आपसे बताऊं, इतने सैकड़ों सालों से ये सीमा विवाद नहीं था। उसके बाद जो सीमा की कमेटी थी उसमें इस विवाद के मामले को रखा गया, और दोनों तरफ ने अपने अपने कागजात बता के ये कहा कि भाई अभी हमारा एग्रीमेंट उसमें नहीं हो रहा है, हम आगे बातचीत चला के उस एग्रीमेंट को करेंगे। उस वक्त में अकेली अपनी तरफ से ओली जी ने इतने सारे काम कर दिए। उन्होंने मुद्दा भी उठा दिया, उन्होंने नक्शे में भी डाल दिया, उन्होंने संविधान में भी लगा दिया उसको, तो उसको और जटिल बना दिया है। लेकिन हर जटिल प्रश्न का तो जवाब होगा ना। तो दोनों, जब तक सरकारें आपस में इस बात पे सहमति नहीं होगी तब तक उसका नहीं होगा। और जो प्रमाण नेपाल समझता है उनको सगोली ट्रीटी से लेके है, तो भारत के पास में भी बहुत सारे प्रमाण है, जिसकी वजह से वो उस क्षेत्र पे अपना दावा कर रहा है। तो जब तक दोनों दावों को सुलझाया नहीं जाएगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, और उसको आपने ज्यादा जटिल बना दिया है। नेपाल की साइड ने उसको ज्यादा जटिल बना के उसको अपने राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचण्डले आज संपादक से कहा है कि
सीमा विवाद को समाधान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार है। संवाद के माध्यम से इनको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, निकास निकालना चाहिए। एसटी मुनि जी और नेपाल का प्रधानमंत्री ने बताया, मैंने उनको पूछा था आज परसों अंतरक्रिया में, मैंने उनको कोट अनकोट भी प्राइम मिनिस्टर ने आज किया है कि बांग्लादेश के मॉडल में जाएंगे कि कैसे मॉडल में जाकर इस समस्या को समाधान होगा। आपको क्या लग रहा है? ऋषि जी, आप मुझे ये बताइए कि प्रचंड से तो अभी बात हुई है, आप मोदी जी को कोट कर रहे हैं। आज से पहले किस नेता ने या किस सरकारी अफसर ने भारत में ये कहा कि समाधान नहीं होना चाहिए और बातचीत से नहीं होना चाहिए? किसने कहा ये? सभी हमेशा से यही कह रहे हैं कि हमको इसका समाधान बातचीत से करना चाहिए, और वही बात आज प्रधानमंत्री ने कही है। जो हमारे मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो बातचीत हो रही है, उससे इसका समाधान होना चाहिए, और उसी बातचीत से होगा। कितनी लंबी बातचीत चलेगी वो नेपाल पे भी निर्भर करेगा और भारत पे भी निर्भर करेगा। बातचीत होना चाहिए, सीमा विवाद को समाधान दीर्घकालीन रूप में निकास निकालना चाहिए न। कैसे समाधान होगा दीर्घकालीन रूप में, बता दीजिए नेपाली जनता। तो हो रही थी ना बातचीत हुआ, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं हुआ। इसलिए समस्या का समाधान होने के रास्ते बहुत हैं, उसमें भी तो एग्रीमेंट क्या क्या है, कैसे समस्या को समाधान खोजेंगे, निकास होना पड़ेगा। पहले बड़ा रास्ता है कि आप अपने दस्तावेज टेबल पे रखो, हम अपने दस्तावेज टेबल पे रखेंगे, देखेंगे किसकी दस्तावेज में ज्यादा वजन है। पहला रास्ता ये है। वो रास्ता पूरा हो जाएगा, उसमें भी एग्रीमेंट नहीं होगा तो किसी तीसरे को पकड़िए, जो आपके बीच में बैठ के जो बंदरबांट होती है आपका फैसला करेगी। वो भी नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास जाइए। वो भी नहीं, भारत गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास बांग्लादेश के मामले में, और वो भी नहीं होगा तो एक सीधा फॉर्मूला हमारे यहाँ जॉइंट सॉवरेंटी का है, और हम लोगों के तो सीमाना खुला हुआ है, तो आधी जॉइंट सॉवरेंटी तो है ही है, लोग आते जाते तो है ही है हमारे बीच में ना। तो अगर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको लगा के देखिए, इंसान की अकल कम नहीं है, और हम अपने बुद्धि से सोचें तो कोई भी समाधान निकल सकता है। बड़ी बात यह है कि समाधान निकलने का मन दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ नहीं हो सकता। समाधान निकलने के लिए दोनों देश तैयार हो गया है। इस बार दोनों प्रधानमंत्री के बीच में एक संवाद हुआ है, और दोनों प्रधानमंत्री के बीच में एकला 1-to-1 मीटिंग 3 टाइम हुआ। से हुआ है, मैं यही तो आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-to-1 मीटिंग इंडिया 3 टाइम इस बार प्रचंड और मोदी के बीच में। 1 मीटिंग पहले भी बहुत हर वक्त में कहा है। जब ओली जी यहाँ आए थे तब भी उनसे कहा था कि बातचीत से हम इसका रास्ता निकालेंगे। पब्लिकली नहीं बोला था, जर्नलिस्ट के सामने नहीं बोला था, लेकिन हमेशा से ये कहा है कि बातचीत से रास्ता निकालेंगे। वही बात आप कही है मोदी जी ने, कोई नई बात तो नहीं कही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा विवाद लगाए सब समस्या समाधान करेंगे। हाँ करेंगे, वो तो हम अब कह रहे हैं ना, करेंगे। कब कहा? कब करेंगे? कितना समय लगेगा सीमा विवाद का समाधान? जब 4 बातें होगी तब करेंगे। उसका टाइम लिमिट नहीं दिया है, न तो प्रचंड जी ने दिया है न मोदी जी ने दिया है। लेकिन दोनों देश के बीच को समस्या तत्काल समाधान करना चाहिए। नेपाल भारत संबंध रोटी बेटी का संबंध है, जन स्तर में संबंध है। एसटी मुनि जी, ऋषि भाई, ये बात मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान हमेशा से कह रहा है। आप लोग 1950 ट्रीटी की बात करते हो, हिंदुस्तान मोरारजी देसाई के वक्त से ये कह रहा है कि हम ट्रीटी को रिवाइज करने को तैयार है। आप बताइए कैसे रिवाइज करना है? आप लोग एक तरफा बात करते हो ना, दोनों तरफ को देखिए ना। हमने कभी भी नहीं कहा कि सीमा समाधान नहीं करेंगे। कमेटी किस लिए बनाई थी? उसने सारे फैसले तय कर लिए ना, सिर्फ 2 मुद्दे रह गए थे, सुस्ता और ये लिंपू धारा। और दोनों के लिए क्या कहा? बातचीत से बैठ के करेंगे। सुस्ता का तो आपने कुछ किया नहीं है, लिंपू धारा में आपने अपनी तरफ से जो मर्जी कर दिया है। तो अगर आप एक तरफा बात करेंगे तो कैसे फैसला होगा? फिर मामले को जटिलता और ज्यादा मुश्किल बनाया है आपकी साइड ने। लेकिन संविधान संशोधन हुआ, नेपाल ने लिम्बेक अथवा काला पानी नेपाल के संविधान में रखकर अमेंडमेंट किया है ना पार्लियामेंट से, वो तो आप मानते हैं ना? तो पार्लियामेंट की नेपाल ने अमेंडमेंट किया है ना। कल को नेपाल की पार्लियामेंट ये कह देगी कि अमेरिका हमारा है, तो आपका हो जाएगा? हो जाएगा? बताइए ना। कल को आपकी पार्लियामेंट ये कह देगी कि बिहार हमारा है सारा का सारा, तो आपका हो जाएगा? ऐसे नहीं बात होती है। नेपाल के संविधान में तो लिखा है ना, लिम्बे काला पानी नेपाल का है। नेपाली लोगों के ऊपर लागू होगा, भारत के ऊपर नहीं लागू होगा।
लिम्बे देउवा लिपिले कालापानी किसका है? वो आप बता दीजिए आज। दोनों में विवाद है उसके ऊपर। भारत कहता है हमारा है, आप कहते हो आपका है, तो विवाद हुआ ना दोनों में। उसका फैसला नहीं हुआ है अभी। आप संविधान में उसको 10 बार लिख दीजिए, उसका फैसला नहीं होता है। लेकिन संविधान में लिखने से तो आधिकारिकता तो मिल जाएगा ना नेपाली जनता को। नेपाल को मिल जाएगा ना। भारत के ऊपर क्या दबाव है उसका? कल को हम अपने संविधान में लिख देंगे। भारत में दबाव तो है ना, समस्या समाधान करना चाहिए सीमा विवाद। भारत ने दबाव नहीं बढ़ाया, भारत हमेशा से यही कहता है, पहले से भी यही कह रहा है। प्रचंड जी नहीं आए थे तब भी यही कह रहे थे हम लोग कि समाधान करेंगे इसका। लेकिन सीमाविद को कहना है कि नेपाल भारत संबंध में सीमा के बारे में 98 पॉइंट समस्या का समाधान हो गया है। अभी सुस्ता कालापानी लिपि बाकी है, इसमें कैसे सोल्यूशन खोजेंगे? नहीं, आप समझ नहीं रहे। बात को बार बार मुझे वही कहना पड़ रहा है। किसी भी समस्या का समाधान दो पड़ोसी देशों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में होना चाहिए। दोनों लोगों ने हमेशा से, भारत ने हमेशा से यही कहा हम इसका समाधान करेंगे। आपने इस बीच में उछल कूद करके नया काम कर दिया। अब नया काम कर दिया तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, तो बैठ के बात कीजिए। जब जैसे बांग्लादेश में भी सीमा विवाद था, आपने समाधान कर दिया। कैसे किया हमने समाधान? हम इंटरनेशनल तक भी लोग हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज ने एग्री किया तब हुआ ना। तो अभी एक एग्री तो नहीं हुए हैं। ये कहा है बातचीत होगी, यही कहा है ना, बातचीत से बैठ के इसको सुलटा लेंगे। लेकिन अब सीमा विवाद के बारे में अभी दोनों देश बैठकर कूटनीतिक माध्यम से इनको समाधान करना करेंगे। हाँ, बात करेंगे, है ना। अभी नेपाल के विकास और समृद्धि के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ये रूट के बारे में बात करना चाहते हैं। ये रूट जैसे नेपाल में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चीन का लगा नहीं बना। लेकिन भारत अभी तक भी ये रूट क्यों नहीं कर रहा है, उधर क्यों नहीं दे रहा है नेपाल? तो भारत को अपनी टेक्निकलिटीज बता रहा है ना, रूट देगा। जब देखिए इतना भारत का अपना जो हवाई गतिविधि है वो इतना बढ़ गया है, तो उसमें जो सिक्योरिटी तो देना चाहिए नेपाल को, है ना। हाँ, देना चाहिए। ये नहीं कहा नहीं देंगे, अभी दिया नहीं है। इसका मतलब देखिए, ऐसे में आप लोग नेपाली लोग कैसे बात करते हैं भारत से? हमने ये कह दिया, अब आपने किया क्यों नहीं? ऐसे नहीं होता। हर एक देश की अपनी समस्याएं होती है, हर एक देश की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। जो भारत की प्रायोरिटी होगी उससे भारत काम करेगा, नेपाल की प्रायोरिटी से भारत काम नहीं करेगा। नेपाल में विकास और समृद्धि भारत का भी एजेंडा है ना। का नेपाल में तो विकास नहीं हुआ, भारत ने जितना समर्थन करना था नहीं हुआ, इसलिए कि मोनार्की ने नहीं किया। आपका विकास नहीं हुआ इसलिए कि मोनार्की के बाद में जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने नहीं किया। उसकी जिम्मेदारी है ना, भारत की कहां से जिम्मेदारी हो गई वो? नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि नहीं? नहीं, गलत है। अगर है तो गलत है, मैं मानता हूं ये। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ सेक्शंस का है ये, और वो एकदम गलत है। क्योंकि मैंने जो भी मुझे कहा गया, पहले भारतीय जनता पार्टी भारत को तो हिंदू राष्ट्र बना दे, हिंदुस्तान टूट जाएगा अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वहां पर भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नेपाल को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं बनना चाहिए। किसी भी देश में एक धर्म, एक जुबान, एक एथनिसिटी का राष्ट्र नहीं बन सकता है। हम सब ऐसे देश हैं जहां बहु जुबान वाले, बहु राष्ट्र वाले, बहु एथनिसिटी वाले, बहु धर्म के लोग रहते हैं, और सबका आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। नेपाल में मोनार्की का संभावना क्या है? आ सकता है फिर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन सकता है? होता तो गया क्यों? मोनार्की को खत्म करने में सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राजा ज्ञानेन्द्र की है। उनको 10 बार भारत ने कहा था आप पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाइए, वो मिलाने को तैयार ही नहीं थे। लोगों से मिल के चलिए, वो तैयार ही नहीं थे उसके लिए। तो वो ऐसा राज्य जो अपने लोगों के साथ नहीं मिल सकता है, जो लोगों का भला नहीं कर सकता है, वो क्यों वापस आना चाहिए? लेकिन अब ईपीजी का प्रतिवेदन अभी तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया है। ईपीजी का भी ये मीडिया वालों ने ऐसा उलझा रखा है। ईपीजी का प्रतिवेदन भारत की तरफ से अभी ऑथेंटिकेट हुआ ही नहीं है, तो भारत के पास है ही नहीं, माना ही नहीं है उसको। अगर मान लिया होता तो अभी तक कब की बात हो गई होती।
मैं ये कह रहा हूं, आपकी प्रतिवेदन में आपके भेग बहादुर थापा ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाजार में जाके सड़क में सबके सामने दे दिया, आप लोग उसको पकड़ के बैठ गए हैं। आप हमको बताइए ना कहां पर हिंदुस्तान के सिग्नेचर हुए ईपीजी पे, बताइए, दिखाइए वो कागज। दोनों देश का प्रतिनिधि था, विज्ञ समूह था ना उन्हें। आप वो दिखाइए ना, भेग बहादुर थापा से और ओली जी से और प्रचंड जी से कहिए ना कि वो प्रतिवेदन दस्तखत किया हुआ दिखाए तो लाके। भगत सिंह कोश्यारी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया है ना। किसका? भगत सिंह कोश्यारी जी, नेपाल के तरफ से भेषबहादुर थापा था, लेकिन भारत के तरफ से भगत सिंह कोश्यारी था, भारतीय जनता पार्टी का नेता। दस्तखत नहीं है तो फिर एग्रीड प्रतिवेदन कैसे हुआ वो? अगर दोनों तरफ के उस पे साइन नहीं है भैया, तो दोनों तरफ के बिना वो दस्तावेज कैसे बना? किसी का रिपोर्ट का प्रतिवेदन का उचित नहीं है, अभी कोई औचित्य नहीं है, इसको भारत लेना नहीं चाहता है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है इंडिया की तरफ से, भारत बात नहीं करेगा। स्वीकार कर रहा है ईपीजी का प्रतिवेदन। नेपाल बताए कि ये हमको प्रतिवेदन ये है, बताइए, लाइए, इस पे साइन कीजिए। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि नेपाल बताए कि दोनों देश के प्रधानमंत्री के बीच सहमति हुआ, ओली और मोदी के बीच में ईपीजी का प्रतिवेदन के बारे में। ऐसे ना करिए, बात सुनिए। नेपाल को ये कहिए कि क्या प्रतिवेदन है, जरा बताएं तो सामने, उसकी क्या धाराएं हैं बोलें तो। नेपाल सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक भारत के प्रधानमंत्री एसडी मुनि को क्यों पूछे? अस्वीकार करेंगे तो कैसे सार्वजनिक करेंगे? नहीं, तो अगर नेपाल सरकार सार्वजनिक नहीं करती है तो एसडी मुनि को काहे पूछ रहे हैं आप? नेपाल सरकार को पूछिए ना जाके। लेकिन नेपाल भारत संबंध में रोटी बेटी का संबंध है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच में केमिस्ट्री मिल ना सकता है लॉन्ग टाइम विकास के लिए, समृद्धि के लिए। देखिए, विकास के लिए प्रचंड जी की यात्रा का एक उद्देश्य सबसे बड़ा यही था कि केमिस्ट्री मिलाई जाए। आज तक जो हुआ है उसमें मेरी समझ में, और मैं गलत हो सकता हूं, मेरी समझ में प्रचंड जी की केमिस्ट्री भारत सरकार के नेताओं से मिली नहीं, कभी नहीं मिली। अब मिलने वाले का प्रयास किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि प्रचंड जी का ये प्रयास सफल रहे तो उनकी केमिस्ट्री मिलेगी, तब वो आगे बढ़ेंगे। और उनकी केमिस्ट्री वो इसलिए भी मिलाना चाहते हैं कि उनकी अपनी सत्ता स्थायी रहे नेपाल में। भारत का समर्थन चाहिए उनको, सबको चाहिए भाई, उसको नहीं, सबको। आपके नेपाल में सभी लोगों को चाहिए भारत का समर्थन, और भारत इतना बड़ा पड़ोसी है तो क्यों नहीं होना चाहिए? नेपाल का कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री है ना प्रचंड, माओवादी केंद्र का अध्यक्ष है। आज मध्य प्रदेश में जाकर पूजा किया भगवान का, शिव जी का, रुद्राक्ष की माला लेकर गए। वो इसलिए गए, कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने कभी, ये देखिए, जो भी नेपाल के कम्युनिस्ट हैं, सब के सब सारे ब्राह्मण हैं, सारे उच्च जाति के हैं। ये काहे के कम्युनिस्ट हैं? अगर ये कम्युनिस्ट होते तो देश का ढांचा अभी तक बदल नहीं देते। ओली जी भी कम्युनिस्ट है, माधव नेपाल भी कम्युनिस्ट है, खनाल भी कम्युनिस्ट है, सबके सब सत्ता में रहे हैं। क्या किया इन्होंने? बाबूराम भट्ट भी कम्युनिस्ट है। बाबूराम भट्ट बिल्कुल सही। नहीं, मेरा मित्र नहीं है वो, हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था वो। हाँ, वो भी कम्युनिस्ट। आपको तो गुरु मानते हैं ना? नहीं, गुरु तो वो माने नहीं माने, मैंने नहीं पढ़ाया हूँ। आपका तो स्टूडेंट है ना? नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, बाबूराम का नाम भी लीजिए। अगर ये सच्चे कम्युनिस्ट होते तो देश को बदलने की कोशिश करते, वो नहीं किया उन्होंने। कम्युनिस्ट के देश बदल नहीं सकते। नेपाल का कम्युनिस्ट का विकास का एजेंडा सफल नहीं हुआ ना, नहीं हुआ है ना अभी तक। मैं नहीं कह रहा हूँ बदल सकते नहीं है, अभी तक नहीं किया है। आपने तो नेपाल को देखा 40-50 साल से पहले, नेपाल में क्यों विकास नहीं हुआ? क्या कारण हो सकता? लंबी कहानी है ये, आपके आज के इंटरव्यू में नहीं हो सकता है। उसके लिए हमने किताबें लिख दी है, आर्टिकल लिख दिए। अगर विकास होता नेपाल में तो माओवाद का उदय ही नहीं होता, समझ गए आप? अगर विकास होता तो महाराज को हटाता ही नहीं कोई, और अगर विकास होता तो नेपाल की सरकार स्थायी रहती। वो अभी है ही नहीं। जब से 2006 से देख लीजिए या 1990 से देख लीजिए, एक भी प्रधानमंत्री ने पूरे 5 साल नहीं निकाले। नेपाल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री 5 साल काम नहीं किया है। नहीं किया है, दुर्भाग्य की बात है ना। भारत में तो
5 साल काम किया, 10 साल काम किया, मनमोहन सिंह ने 10 साल, मोदी 10 साल। नेपाल का सवाल है, नेपाली लोग जवाब देना। भाई मैं बोलूंगा तो आप कहोगे इंटरफियर करता है। इनसे फिर अभी नहीं है। नहीं, मैं कहूंगा तो आप कहेगा मैं इंटरफियर कर रहा हूँ। मैं इंटरफियर नहीं करना है मेरे को। अभी भारत नेपाल में माइक्रो मैनेजमेंट के पक्ष में नहीं है। नहीं, क्या इंटरफियर होता है? नेपाल भी इंटरफियर करता है। आपको ये पता है कि नेपाल के लोग, राजा लोग हिंदुस्तान के एमपीज को पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? वो इंटरवेंशन नहीं है। चलिए, लेकिन अंतिम सवाल, नेपाल राज्य संबंध में आपका बहुत अनुभव है, ज्ञान है। अभी नेपाल को आगे बढ़ाना भी है, और ऊर्जा के बारे में नेपाल में जितना भी विद्युत उत्पादन होगा, भारत अभी खरीद करने के लिए तैयार हो गया है। नेपाल में विकास हो सकता है, व्यापार घाटा कम हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? नहीं हो सकता है और होना चाहिए। और भारत जो भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट करता है, भारत को नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ। आपने जो भी बिजली पैदा की है, पहली बात तो आप उसको नेपाल के विकास के लिए नेपाल में लगाइए। नेपाल में इंडस्ट्री काहे नहीं लगाते आप? जो चीन का प्रोजेक्ट है वो कहते हैं उसकी पावर हम इंडिया को बेचेंगे। मान लीजिए इंडिया नहीं लेता और गलत करता है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर इंडिया नहीं लेता है तो आप नेपाल में लगाइए ना। इंडिया का क्या है कि चीन का परियोजना जितना भी है, चीन के लगाने में जो विद्युत उत्पादन होगा हम खरीद नहीं करेंगे। भारत ने कहा है कहाँ खरीद नहीं करेंगे? अभी माना है ना 10,000 वॉट लेंगे। 10,000 वॉट नेपाल से खरीदा जाएगा। कैसे कह रहे हैं नहीं लेंगे? उससे पहले भी खरीद रहे थे। उससे पहले आपको पावर की जरूरत थी, हम दे रहे थे आपको पावर। प्रधानमंत्री का भारत भ्रमण सफल हो गया प्रचंड का? आप क्या लग रहा है, आपका दृष्टिकोण क्या? सफल है, इस बार सफल हो गया प्रचंड? भारत मेरे हिसाब से सफल। प्रचंड ने कहा है कि ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू है कि नहीं है, लेकिन प्रचंड के लिए राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर से भी ठीक है और नेपाल के विकास के लिए भी ठीक है। थैंक यू सो मच एस टी मणि जी, थैंक यू सो मच। समय दिया आपको, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका धन्यवाद बहुत। आप पुराने मित्र हैं हमारे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसमे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल ब्याङ्क, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। राष्ट्रको शान, किसान। Dimex UPVC window and door system made in Nepal.